नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्थ स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में भी देखेंगे हम वर्ण व्यवस्था। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था हिस्ट्री वाला नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है हमारे हिंदी वर्णमाला से संबंधित। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले यही देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की मूल ध्वनि। ठीक है, जिसका और टुकड़े नहीं कर सकते। जिसका और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे अ एक ध्वनि है, आ एक ध्वनि है। सबसे पहले क्या हुआ, जब लोगों को लिखने नहीं आता था तो केवल बोलते थे, तो उस समय क्या होती थी, एक मूल ध्वनि होती थी। जैसे हमको आ बोलना है तो आ, उस समय तो लिपि बनी नहीं थी तो हम आ को लिख नहीं पाते थे, कैसे लिखें। तो उस समय क्या होता था, मूल ध्वनि होता था आ है, तो आ को और हम नहीं तोड़ सकते, वो क्या है, उसका और टुकड़े नहीं कर सकते। तो आ क्या हो गया, मूल ध्वनि हो गया। का हो गया, मूल ध्वनि हो गया, का को और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो वर्ण क्या है, भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसका और टुकड़े नहीं कर सकते। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई का मतलब वही है कि इसको तोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उदाहरण। जैसे कोई काम शब्द है। काम शब्द कैसे बनेगा, क रहेगा, फिर इसमें आ का मात्रा लगा है और म है और इसमें अ का मात्रा लगा है। ठीक है, तो का क्या हो गया, एक मूल ध्वनि हो गया, आ एक मूल ध्वनि हो गया, म एक मूल ध्वनि हो गया, अ एक मूल ध्वनि हो गया। क को और हम नहीं तोड़ सकते, छोटा सबसे छोटा है। उसके बाद आ को भी नहीं तोड़ सकते, म को भी नहीं तोड़ सकते और आ को भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन इन सभी वर्णों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है, भाषा की मूल ध्वनि होती है जिसको और टुकड़े नहीं कर सकते हम, और यह क्या हो जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ये तो हो गया वर्ण। वर्ण के बाद आता है लिपि। ठीक है, लिपि क्या हो जाता है, मूल ध्वनि का सांकेतिक रूप होता है। सांकेतिक रूप होता है। जैसे मैं आ ध्वनि बोला, ठीक है, तो आ को मैं लिखूंगा कैसे, आ। ठीक है, जैसे मैं का बोला तो का कैसे लिखूंगा, का। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसी का रूप है। तो जो मूल ध्वनि का सांकेतिक रूप है। कैसे सांकेतिक रूप, जो भी वर्ण है सभी वर्णों के प्रतीक चिन्हों का सामूहिक रूप होता है। ठीक है, लिपि क्या होता है, जो मूल ध्वनि है। ठीक है, ठीक है, तो सब मूल ध्वनि को क्या बोलते हैं, वर्ण। तो जितने भी वर्ण है उसके प्रतीक चिन्ह होंगे, उसका क्या हो जाता है, सामूहिक रूप। जैसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी की लिपि क्या है हमारी, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है हमारी, देवनागरी। ठीक है, तो देवनागरी में क्या हो जाता है, हमारे कुल 52 वर्ण होते हैं। और 52 वर्ण क्या है, 52 मूल ध्वनि है, और 52 वर्ण का क्या है, पूरा अपना अपना एक सांकेतिक चिन्ह है। जैसे आ लिखेंगे तो आ, फिर आ, फिर ई, उ, ए, ऐसे पूरे 52 वर्णों का क्या है, एक सामूहिक रूप होता है। उसे क्या बोलते हैं, लिपि। जैसे हम लिखते हैं पंजाबी। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। ठीक है, और होता है अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि क्या होती है, रोमन। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी भी शब्द का उच्चारण अगर सेम है तो उसकी लिपि भी सेम हो। जैसे मैं लिखता हूँ वर्क, वर्क लिखूंगा तो इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, वर्क, और उसी को वर्क हिंदी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, वर्क। ठीक है, तो उच्चारण सेम होता है लेकिन लिपि अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं वर्क लिखा इंग्लिश में, ये भी वर्क है उच्चारण हो रहा है, ये भी वर्क है उच्चारण हो रहा है, तो लिपि अलग अलग होगी लेकिन उच्चारण सेम हो सकता है। ठीक है, तो लिपि क्या है, सभी वर्णों के प्रतीक चिन्हों का सामूहिक रूप होता है। ठीक है, लिपि से वर्ण हो गया, लिपि हो गया। अब क्या आएगा, वर्णमाला। वर्णमाला।
ठीक है, वर्णमाला क्या होता है? सभी वर्णों का व्यवस्थित रूप। व्यवस्थित रूप को क्या बोलते हैं हम? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या होता है? सभी वर्णों का व्यवस्थित रूप। जैसे हिंदी का वर्णमाला क्या होता है? अ से शुरू होता है, पूरा व्यवस्थित होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने क्या क्या वर्ण होते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, वर्णमाला का सिंपल एक लाइन में परिभाषा क्या होता है? सभी वर्णों का व्यवस्थित रूप। जैसे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 52 वर्ण हैं। तो 52 वर्ण क्या होता है? एक सही सीक्वेंस में जमे रहते हैं। ठीक है, तो उस पर देखते हैं कि वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला क्या है हमारी, उसको पूरा देखेंगे कि कैसे अरेंज रहता है। वर्णमाला का परिभाषा क्या है हमारा? सभी वर्णों का व्यवस्थित रूप। अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला। ठीक है, अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला सबसे पहले देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से स्वर होते हैं 11, आयोगवाह होते हैं 2। ठीक है, व्यंजन होते हैं 35 और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। सबको जोड़ो 52 होना चाहिए। 35 और 4 39 और ये 50 और 2 52। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52, जिसमें से क्या हो गया? 11 स्वर और अयोगवाह 2 होता है, व्यंजन 35 होता है और संयुक्त व्यंजन होता है 4। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला पूरा कहाँ कहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं स्वर। ठीक है, स्वर क्या क्या होगा? अ, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ और औ। ये क्या हो गया? हमारे पूरे 11 स्वर। अब देखते हैं अयोगवाह। इसकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सा होगा? 2 होता है। एक होता है अम, जिसका साइन होता है बिंदु किसी भी वर्ण के ऊपर में, और एक होता है आहा। ठीक है, इसका सकेंत होता है 2 बिंदु, इसका उच्चारण होता है हा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे? व्यंजन। व्यंजन में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन। इसको बाद में डिटेलिंग करेंगे, स्पर्श व्यंजन क्या होता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, उसको भी देखेंगे। जो स्पर्श व्यंजन होता है ये कितने होते हैं? कुल 25। जैसे क, च, ट, त और प। ठीक है, ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। तो सब में क्या हो जाएंगे? 5-5 रहेंगे। ठीक है, इसमें भी 5, 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 5 पंचे 25, 25 वर्ण हो गए। तो इसका 5 पहले देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, एक छोड़िए, ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 हमारे क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे 2 डॉट लगेगा। अंतस्थ व्यंजन, इसमें क्या आ जाता है हमारा? य, र, ल, व। तो य, र, ल, व ये क्या है? हमारा अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद जो तीसरा व्यंजन होता है, इसकी संख्या कितनी है? 4। उसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं हमारे? 4। ये क्या क्या होते हैं? श, 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 स और ह। ठीक है, ये भी हो गया।
उसके बाद लास्ट जो बच गया हमारा वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या भी होती है 4। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कैसे बनेंगे? ये क और आधा का और श से बनेगा, ये त और र से बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? ज और य से बनेगा, और ये क्या बनेगा? श और र से बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे पूरे हिंदी वर्णमाला 52 अक्षर होते हैं, जिसमें से 11 स्वर, 2 अयोग्य, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उसमें से स्वर कितने हमारे? 11। आ ए ई उ ई री ए ओ अम अहा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। ठीक है, उसके बाद अयोग्य होता है 2 अम और आहा। उसके बाद होता है व्यंजन। व्यंजन भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये वाला अलग है, इसमें का नहीं है, ये अलग से है। ठीक है, ये 25 होगा, फिर 4 होगा, फिर 4 होगा। ठीक है, एक और होता है जो छूटा है, वो हमारा होता है द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन, द्विगुण होता है ना, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इसकी संख्या होती है 2। ठीक है, ये जो ड़ और ढ है, अगर इसमें हम बिंदु लगा दें तो इसको क्या बोलते हैं हम? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अब पूरे 35 हो गए और ये 4 अलग से। ठीक है, 1 2 3 4 कितने होंगे? 25। तो ये 25 और 4 हो गया 29, 29 और 4 33, 33 और 2 35, ये 4 अलग से है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन इस वाले व्यंजन में नहीं आते। अब जो इस वर्ष व्यंजन है वो क्या है? वर्गों में बटा गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्ग व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, कितने वर्ग में बटे हैं? 5 वर्ग में बटे हैं, तो इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? पूरा हमारा हिंदी वर्णमाला। अब देखते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ कहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है, सवाल आता है ना हमारे व्यापम में कि कौन सा शब्द, जैसे यह है तो हमारे शरीर के किस भाग से उच्चारित होता है? ठीक है, जिह्वा से होता है कि दांत से होता है कि मूर्धा से होता है कि तालु से होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसके उच्चारण को जानने से पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ध्वनि जो है उच्चारित होती है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा पूरा हिंदी वर्णमाला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले डील कर लेते हैं स्वर को। स्वर क्या होता है? स्वर व्यंजन को देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन कौन सा ध्वनि कहाँ कहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है, पूरे 52 वर्ण याद हो गए। अब देखते हैं सबसे पहले स्वर क्या होता है। स्वर वह ध्वनि या वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित नहीं होते। ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही क्या हो जाते हैं? उच्चारित होते हैं। अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ठीक है, ऐसे जो वर्ण है जिसको उच्चारण के लिए किसी भी और दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं हम स्वर। ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित होती है उसको बोलते हैं स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? कुल 11। ठीक है, अभी जस्ट बताया था, स्वर की कुल संख्या होती है 11। ठीक है, अ ई उ री ए ओ। ठीक है, 11 होता है, जिसको उच्चारण करने के लिए हम किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जस्ट इसके साइड में देखेंगे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन का भी परिभाषा देख लेते हैं तो दोनों समझ में आएगा। वह वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है, उच्चारित होता है। जैसे का। ठीक है, का ऐसे नहीं लिखते, का जो मूल स्वरूप होता है, का के नीचे हलंत और इसके साथ लगा होता है आ।
अगर हमको क बोलना है तो आएगा क और अ। अगर इसको आप ध्यान से बोलोगे तो क और अ जुड़ा है, क और अ। ठीक है, तो जितने भी व्यंजन है उसमें सब में क्या जुड़ा रहता है, अ। मतलब क्या हो रहा है, जितने भी व्यंजन हैं उसको बोलने के लिए हमको अ का जरूरत पड़ रहा है। अ क्या है, अन्य वर्ण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा स्वर अ, आ, ई, बड़ा ई, ऐसे करते करते कितने हमारे ओ तक है। अगर इन सभी वर्णों को उच्चारण करना है तो किसी भी दूसरे वर्ण का जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन जितने भी व्यंजन हैं हमारे 35 और 4 संयुक्त व्यंजन सबको मिला के जितने भी वर्ण हैं, अगर हम उसको उच्चारित करें तो उसके लिए क्या हो जाता है, किसी अन्य वर्ण की जरूरत पड़ता है। और वो अन्य वर्ण क्या है हमारा अ। ठीक है, लेकिन का की जगह मान लो मैं बोल दूँ कु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क प्लस उ। ठीक है, इसको भी उच्चारित करने के लिए किसी न किसी चीज़ की जरूरत पड़ रही ना। तो व्यंजन वह होता है जिसको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वर, ये हो गया व्यंजन। सबसे पहले देखते हैं स्वर। स्वर भी कितने टाइप के होते हैं इसको भी देख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं स्वरों के प्रकार। स्वर के प्रकार, पहला पॉइंट डालेंगे मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पे। ठीक है, स्वर जो है मात्रा या उच्चारण के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है ह्रस्व, या इसी को बोलते हैं लघु। ठीक है, लघु स्वर। दूसरा होता है दीर्घ या फिर गुरु। ठीक है, ये क्या हो गया दूसरा। तीसरा क्या हो जाता है हमारा प्लुत, प्लुत स्वर। ठीक है, ध्यान देंगे मात्रा और उच्चारण के आधार पे हम स्वर को कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटे हैं, ह्रस्व या लघु, दीर्घ या गुरु या फिर प्लुत। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं कि लघु स्वर क्या होता है हमारा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात केवल एक मात्रा का समय लगता है, केवल एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, देखो ह्रस्व या लघु स्वर किसको बोलते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें सबसे कम समय लगता है, अर्थात केवल एक मात्रा का समय लगता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 4। कैसे 4, अ, ई, उ और री। देखो ये एक ही वर्ण है, एक ही मात्रा है, ये भी एक मात्रा है, ये भी एक मात्रा है, ये भी एक मात्रा है। अगर मैं आ लिखता तो आ क्या होता है, 2 मात्रा, आ प्लस आ से बनता है। ठीक है, ये पहला मात्रा और ये दूसरा मात्रा। ठीक है, मतलब अगर हम हमको बोले कि ह्रस्व या लघु स्वर क्या है, तो क्या होता है उच्चारण में कम समय जिसमें लगता है उसको क्या बोलते हैं, हम लघु स्वर बोलते हैं। अर्थात एक मात्रा का समय जिसको उच्चारित करने में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, लघु स्वर। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होता है हमारा दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता हो, 2 गुना समय लगता हो, अर्थात 2 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय। ऐसे वर्ण जिसको अगर हम उच्चारित करें तो उसमें क्या हो जाए, लघु से 2 गुना समय लगे या फिर 2 मात्रा का समय लगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ स्वर। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें कम समय लगेगा, इसमें इसके जस्ट 2 गुना समय लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा, 1 मात्रा का उच्चारण का समय लगेगा और इसमें 2 मात्रा के उच्चारण का समय लगेगा। जैसे अ है तो 1 मात्रा का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मात्रा का समय लगेगा। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7। कौन कौन सा होगा, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। हो गया 7। आप ध्यान से देखेंगे, इधर अ है तो 1 मात्रा का समय लग रहा है, ई है तो 1 मात्रा का समय लगे, उ है तो 1 मात्रा का समय है, री है तो 1 मात्रा का समय है, लेकिन हम बोलते हैं आ। ठीक है, तो समय ज़्यादा लग रहा है तो 2 मात्रा का समय है, बोलते हैं तो ई। ठीक है, समय डबल लग रहा है, उ, ए, ओ, औ। इसमें क्या हो जा रहा है, 2 मात्रा का समय लग रहा है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं हम प्लुत स्वर।
जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से तीन गुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, लघु स्वर में क्या आ रहा है, 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में क्या हो जाता है, 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर में क्या लगता है, 3 मात्रा का स्वर लगता है। लेकिन ये सामान्य तौर पे यूज नहीं होता, लेकिन नाटक के संवाद में क्या हो जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, जब हमको किसी को बुलाना होता है, जैसे आप कोई नाटक देखते हो तो वहाँ पे बोलते हैं राम, ठीक है, लंबा खींचते हैं जहाँ पे, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एस। ठीक है, जैसे हमको राम लिखना हो गया तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, राम, अगर इसको लंबा खींचना है तो उसको क्या करेंगे, एस जो वर्ड होता है उससे डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ना हो तो क्या हो जाता है, राम। ठीक है, तो 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है, तो किसी भी चीज़ को खींच के बताने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ता है, प्लुत स्वर का। इसका कोई संख्या नहीं होता, इसको केवल एस से डिनोट करते हैं, और ये केवल नाटक के संवाद में या फिर किसी के नाम को खींच के बोलने में इसका जरूरत पड़ता है। तो हम समझ गए स्वर के जो प्रकार है, वो पहला प्रकार क्या है, मात्रा है उच्चारण के आधार पे। ठीक है, अगर हमको 1 मात्रा का समय लगे तो लघु स्वर, 2 मात्रा का स्वर लगा तो दीर्घ स्वर, और 3 मात्रा का समय लगा तो हमको क्या बोल देंगे, उसको प्लुत स्वर। और इसको कैसे, किस में यूज होता है, नाटक के संवाद में, और इसे किससे डिनोट करते हैं, इस वाले सिंबल से। ठीक है, जैसे राम लिखना हो गया तो उसको पढ़ना हो गया तो बोलेंगे राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पहला मात्रा है उच्चारण के आधार पे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पे। स्वरों को पहला प्रकार देख लिए किसके आधार पे, मात्रा या उच्चारण के आधार पे। अब दूसरा प्रकार देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे हम, उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का प्रकार। बी क्या हो जाएगा हमारा, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है, वहां पे क्या था, मात्रा और उच्चारण था, यहां पे था उत्पत्ति। ठीक है, अब इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है मूल स्वर, और दूसरा होगा हमारा संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल स्वर होगा और संयुक्त स्वर होगा। दूसरा मूल स्वर, और पहला क्या हो जाएगा हमारा, मूल स्वर होगा, और दूसरा हो जाएगा संधि स्वर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा मूल, और दूसरा हो जाएगा संधि। अब सबसे पहले देखते हैं कि मूल स्वर क्या होता है। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के मिल से, अन्य स्वरों के मेल से नहीं होती। ठीक है, मूल स्वर क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, उत्पत्ति होता है। मतलब अगर हम 2 स्वर को अगर मिला के अगर स्वर बनाएं तो क्या हो जाएगा, संधि स्वर। लेकिन जो मूल स्वर क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से उत्पत्ति होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, कौन कौन से, अ, ई, उ और री। ये 4 जो स्वर हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखते हैं संधि स्वर। ठीक है, संधि स्वर को भी लिखेंगे तब समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है हमारा। अब इधर लिखते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति, जिन स्वरों की उत्पत्ति
अन्य स्वरों के मेल से होती है। ठीक है, स्वरों के परस्पर मेल से होती है, परस्पर मेल से होती है, अर्थात स्वरों के संयुक्त से संधि स्वर की उत्पत्ति होती है। संधि स्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मूल स्वर क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, उत्पत्ति होती है। लेकिन संधि स्वर क्या हो जाएगा, दो स्वर मिलके क्या करेंगे, एक नया स्वर का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, उसी को बोलेंगे हम संधि स्वर। यहाँ पे क्या है, जो मूल स्वर होते हैं उसकी संख्या होती है 4, अ, ई, उ, री, ये क्या आ जाते हैं, स्वतंत्र रूप से इसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन जो संधि स्वर क्या होगा, इन्हीं से मिलके एक नया स्वर बनाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, संधि स्वर। इसकी संख्या क्या हो जाएगी, ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, एक हो जाएगा दीर्घ स्वर और दूसरा हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या होगा, समान स्वरों के मेल से बने स्वर। ठीक है, समान स्वरों के मेल से बने स्वर को क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। जैसे अ और अ मिलके क्या बनाएंगे, आ, ई और ई मिलके क्या बनाएंगे, ई और ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ई। ठीक है, और उ मिलके क्या बनाएंगे, हमारा बड़ा उ। ये क्या हो गया हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, समान स्वर। समान है, अ है तो अ है, ई है तो ई है, उ है उ है। समान स्वरों के मेल से क्या हो जाएगा, जो भी स्वर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ। संयुक्त स्वर क्या हो जाएगा हमारा, भिन्न स्वरों के मेल से, भिन्न स्वरों के मेल से बने स्वर, मेल से बने स्वर, ये क्या हो जाएगा संयुक्त स्वर। इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग स्वर मिलके क्या करेंगे, एक नए स्वर का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जिसको बोलेंगे हम संयुक्त स्वर। जैसे अ और ई मिलके क्या हो जाएंगे, ए। ठीक है, और अ और ए मिलके हो जाएंगे ए, अ और उ मिलके बनाएंगे ओ, और अ और ओ मिलके बनाएंगे औ। ठीक है, औ। ठीक है, अगर आपको संधि पूछे संधि स्वर कितने हैं, तो इसकी संख्या होगी 7। कैसे 7, इधर का 3, 1 2 3, और इधर का 4, 1 2 3 4। तो दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे हमारे, 3, और संयुक्त स्वर कितने हो जाएंगे हमारे, 4। ठीक है, समझ में आ गया कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक तो होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। मूल स्वर क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से जिसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन संधि स्वर क्या हो जाएगा, 2 स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनेगा उसको बोलेंगे हम संधि स्वर। संधि स्वर भी 2 टाइप के होते हैं, एक दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, जो समान स्वर है वो मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक नया स्वर बनेगा जिसको बोलेंगे दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर किसको बोलेंगे, 2 भिन्न भिन्न स्वर क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और एक नए स्वर का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जिसके कहेंगे हम संयुक्त स्वर। ठीक है, तो हमारा स्वर के प्रकार हो गए, एक तो मात्रा उच्चारण के आधार पे और दूसरा हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, ये हो गया पूरा स्वर का हिसाब किताब खत्म। ठीक है, मात्रा उच्चारण के आधार पे हम 3 टाइप के पढ़े और उत्पत्ति के आधार पे हम दो प्रकार से पढ़े। उसमें भी संधि भी दीर्घ और संयुक्त 2 प्रकार से हम उसको पढ़े। ठीक है, अब देखते हैं व्यंजन। संधि हो गया पूरा, अब देखते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को आपको पूरे कैटेगराइज करके बताया था। ठीक है, व्यंजन क्या होता है, जो किसी अन्य स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उसको हम बोलते हैं व्यंजन। अब देखते हैं व्यंजन के प्रकार। सबसे पहला प्रकार हो जाता है हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जिसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं।
वर्गीय व्यंजन। ठीक है, ये क्या हो जाता है, 5 वर्गों में बटा रहता है। ठीक है, अब इसको जानने से पहले हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन सी वर्ण है, कहाँ कहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है, एक देखेंगे आदमी, ये कुछ आदमी जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, उसका कान, ये हो गया उसका आँख। ठीक है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं, हमारे लिए ज़रूरी है ये क्या, दांत, ये दांत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हमारा कंठ, गला। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ओष्ठ, होंठ। ये क्या हो जाएगा हमारा दंत, दांत। ये क्या हो जाएगा हमारा नासिका। ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं हम तालु, और ये दांत और ये तालु के बीच वाले के हिस्सा को बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, ये इतनी जगह है जहाँ से क्या हो जाता है, वर्ण उच्चारित होता है। कंठ मतलब यहाँ पे ये कंठ है, ये होस्ट है। ठीक है, ये दांत है। तालु मतलब जीभ के ऊपर जो छत रहता है उसको बोलते हैं तालु, और ये हो गया हमारा मूर्धा, जो दांत है ऊपर वाला और पीछे क्या है, ऊपर छत है। उन दोनों के बीच में जस्ट दांत के पीछे क्या रहता है, हमारा मूर्धा। ठीक है, तो कंठ समझ गए, यहाँ पे होता है। होस्ट समझ गए, दंत तो समझ गए, दांत। तालु क्या होता है, छत, जीवा के ऊपर वाला। अच्छा, एक छूट गया ना, जीवा, जीवा। ठीक है, ये क्या हो गया, जीवा। इसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, हमारा तालु, और ये ऊपर का दांत है, उसके जस्ट पीछे वाले हिस्सा को बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, इन्हीं सब जगहों को मिला के क्या हो जाता है, जितने भी 52 वर्ण हमारी हिंदी में, वो क्या होता है, इन्हीं सब से मिलके क्या हो जाता है, उच्चारित होते हैं। अब जो स्पर्श व्यंजन होता है वो क्या होता है, वह व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है, ओष्ठ तथा जिह्वा के स्पर्श से उत्पन्न होता है, ठीक है। व्यंजन का सबसे पहला प्रकार क्या है हमारा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा जिह्वा के स्पर्श से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसकी कुल संख्या कितनी होती है, इसकी कुल संख्या होती है 25। इसको क्या करते हैं, 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, कौन कौन से 5 वर्ण है हमारे, 5 वर्ग, क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, सॉरी त वर्ग आएगा फिर प वर्ग आएगा, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क वर्ग में क्या क्या आएगा, क, ख, ग, घ, ञ। ठीक है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये जो 5 जो वर्ग है इसमें क्या है, एक एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। ठीक है, कुल मिला के कितने हैं, 25। तो ये जितने भी वर्ण हैं वो क्या है, हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, इन सबको अगर उच्चारित करेंगे तो या तो कंठ से, या तो तालु से, या तो मूर्धा से, या ओष्ठ, या फिर जिह्वा से क्या हो जाएंगे, हमारे क्या होगा, स्पर्श होगा, तभी ये क्या हो जाएगा, इन वर्णों का उच्चारण होगा। ठीक है, इनमें से किसी का नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा तो इसका उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, जैसे क बोलेंगे क,
आप बोल के देखिए क, तो क्या हो रहा है, दंत और जीभ का थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, स्पर्श हो रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी से स्पर्श होगा, तभी क्या हो जाएगा, हमारा स्पर्श व्यंजन का उच्चारण होगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, सबसे दूसरा देखेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। वह व्यंजन जिसे उच्चारित होने के लिए तालु, ठीक है, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ को आपस में सटाना पड़ता है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या बोलता है, वह व्यंजन जिसे उच्चारित होने के लिए तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ को आपस में क्या करना पड़ता है, सटाना पड़ता है। जैसे ही बोलेंगे या, ठीक है, या तो नीचे सटेगा, जीभ और दांत सटेगा। ठीक है, जैसे बोलेंगे रा, ठीक है, रा तो क्या हो जाएगा, दांत और जीभ होगा। ला बोलेंगे ला तो क्या हो जाएगा, फिर से सटेगा। वाह बोलेंगे तब भी हमको सटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन किसको बोलेंगे, जिसको उच्चारित करने के लिए हमको तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ को आपस में सटाना पड़ेगा। ठीक है, पहला देख लिए स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ। अब देखते हैं तीसरा और चौथा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरा व्यंजन देखते हैं। कौन सा व्यंजन हो जाएगा हमारा, ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, ऊष्म व्यंजन। अब जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन होता क्या है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण घर्षण या फिर रगड़ से उत्पन्न ऊष्म या फिर गर्म वायु से होता है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन को बोलेंगे जिनका उच्चारण घर्षण या रगड़ से उत्पन्न ऊष्म वायु से बोलता है। जैसे हम किसी भी चीज को बोलते हैं, जैसे शा, ठीक है, तो एक घर्षण उत्पन्न हो रहा है, शा तो घर्षण उत्पन्न रहा है, तो उस वायु के माध्यम से क्या होता है, उच्चारित होता है। उस व्यंजन को क्या बोलेंगे हम, ऊष्म व्यंजन। इसकी संख्या होती है 4। ठीक है, कौन कौन से, श, श, स और ह। इसको बोलने के लिए क्या हो जाता है, घर्षण होता है और क्या हो जाता है, एक ऊष्मा के साथ हमारा वायु निकलता है। जैसे हम बोलेंगे श, श, स और ह। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ऊष्म व्यंजन। एक चौथा होता है हमारा द्विगुण व्यंजन। ठीक है, चौथा व्यंजन कौन सा है हमारा, द्विगुण व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ के आगे हिस्से को उलटकर किया जाता है। ठीक है, ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण क्या कर देंगे, जीभ है हमारा ऐसे, तो क्या कर देंगे, उसको उलट देंगे। ठीक है, उलटने के बाद हम जो उच्चारण करेंगे उस व्यंजन को बोलेंगे हम द्विगुण व्यंजन। जैसे इसकी संख्या होती है 2। ठीक है, कौन कौन से, एक तो होता है ड़ा और एक होता है ड़ा। ठीक है, आकर आप ड़ा बोलोगे, ड़ा तो सामने जीभ है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उलट जाएगा, तभी हम ड़ा और ड़ा बोल पाएंगे। नहीं तो आप खुद उच्चारित करके देखिए, ड़ा और ड़ा। ऊपर वाला जो हमारा मूर्धा है उसको टच करता है, ये हमारा क्या हो गया जीभ, उसको क्या कर देंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद जो उच्चारित करेंगे तभी ड़ा और ड़ा का उच्चारण होगा। यहाँ पे नीचे बिंदी लगेगा ना, ये होता है डा और ये होता है ढ़ा। ठीक है, तो उच्चारित करके देखेंगे, जीभ क्या हो जाएगा, ऊपर उलट जाएगा, उसके बाद ही इन दोनों जो वर्ण है उसका क्या हो जाएगा, उच्चारण होगा। ये तो था हमारा 4 प्रकार का व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और दीर्घ व्यंजन।
ठीक है, ये होता है हमारा 25, ये होता है 4, ये भी होता है 4 और ये होता है 2। ठीक है, इसके आगे की जो भी टॉपिक छूटा हुआ है उसको क्या करेंगे अब अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।